कल की कक्षा में हम लोग रसायन देखे थे 12वीं अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत आप लोगों को बताया गया था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन राउल के नियम के मदद से और अवाष्प से विलय युक्त विलयन है उसके क्वथनांक में उन्नयन होता है, उसके बारे में आप लोग कैलकुलेशन देखेंगे। आज की क्लास में अपन देखेंगे हिमांक अवनमन के बारे में। तो कल अपन डिस्कस किए थे कि यदि अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए शुद्ध विलायक में वाष्पशील विलायक में, तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो जाहिर है उबालने के लिए वाष्प दाब को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका वाष्प दाब वायुमंडल के बराबर हो, क्वथनांक में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे हिमांक की परिभाषा आप लोग समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। वह ताप जिस पर ठोस और द्रव प्रावस्थाओं के वाष्प दाब समान होते हैं हिमांक कहलाते हैं, और वह ताप जिस पर द्रव और वाष्प के यानी कि गैस के वाष्प दाब समान होते हैं क्वथनांक कहलाते हैं। जाहिर हिमांक पे द्रव ठोस में बदलता है। तो चूंकि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से वाष्प दाब से कम होता है, अतः अवाष्पशील विलायक का जो हिमांक है शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। इसको ΔTF से प्रदर्शित करते हैं। ΔTF एक मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, ΔTF से प्रदर्शित करते हैं। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि हिमांक में जो अवनमन है वो विलयन की मोलरता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ΔF = KF × M। क्वथनांक उन्नयन की जगह हिमांक अवनमन लिखा हुआ है और F B की जगह संकेत F करना है आपको, जहां KF नियतांक है, एक नियतांक है जिसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहोगे या मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक कहेंगे। उसमें KB था मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक शब्द नहीं बोलोगे तब भी चल रहा है। इसकी परिभाषा कैसी होगी आप लोगों को पता है, K = 1 रख देंगे तो किसी विलयन का जो मोलर अवनमन स्थिरांक है हिमांक में अवनमन के उस आंकिक मान के बराबर होता है, जबकि विलयन की मोलरता कितनी हो, इकाई अपने तरीके से। तो आपका प्रश्न होगा आप लोगों का हिमांक अवनमन क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक को समझाइए सेम तरीके से। जवाब मैंने दे दिए। अब आप लोगों को ग्राफ भी बनाना है तो ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरफ आप लोग वाष्प दाब करेंगे, बुक की मदद ले लेंगे, जो भी है AMHG में जो भी रहेगा, और इधर देंगे आप लोग ताप केल्विन में। तो हिमांक आता है ठोस और द्रव के बीच आप लोगों की क्या साम्यावस्था से आप लोगों के हिमांक बनते हैं। तो आप लोगों को ग्राफ में द्रव और ठोस को आप लोगों को समझाना है। तो ये मान लीजिए कि आपका ग्राफ है, यहां तक आ जाता है। मान लीजिए कि शुद्ध विलायक का आ जाता है, मान लीजिए कि इस प्रकार से आप लोग बुक को देख के ग्राफ बनाएंगे, ABCDE या जो भी लिखे इस यहां से चालू कर सकते हैं, A B ये वाली पॉइंट C B और E। ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा, ये होगा विलायक, शुद्ध विलायक का होगा वाष्प दाब अभी बता रहा हूं, ठोस अवस्था में शुद्ध विलायक, और ये रहेगा बेटा विलायक द्रव अवस्था में। ठोस का वाष्प दाब कम, द्रव अवस्था मतलब और ठंडा करना पड़ेगा। AB ये रहेगा आपका ठोस विलयन
और ये रहेगा आप लोगों का विलायक, शुद्ध विलायक, सॉरी बेटा विलयन। तो हिमांक में कमी आ गई, ये वाला पॉइंट आप TF कर लीजिए, विलयन का हिमांक, और ये कर सकते हैं TF0, यानी कि डेल TF बराबर होगा बेटा TF0, शुद्ध विलायक का क्या हिमांक, और ये वाला पॉइंट हो गया किसका हिमांक, विलयन का। ठोस और विलयन यहाँ पे साम्य अवस्था पे है, ठोस और द्रव भी लिख सकते हो। तो ये ग्राफ आप बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। अब हम इसमें बात करेंगे हिमांक में अवनमन की सहायता से किसी विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना। तो आप लोग नोट्स क्वेश्चन बस बना लेंगे तब भी चल जाएगा। इसका कैलकुलेशन आराम से क्वथनांक उन्नयन जैसे है, केवल संकेत को B की जगह F करना है, क्वथनांक उन्नयन की जगह हिमांक अवनमन शब्द का प्रयोग करना है, ध्यान से। तो हम जानते हैं कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि अवाक्य से विलेय युक्त विलयन का जो हिमांक अवनमन डेल TF है, विलयन के मोललता m के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल TF इज प्रोपोर्शनल टू m। तो डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू m आ जाएगा, जहां KF क्या है आप लोग लिख लेंगे, मोलर अवनमन स्थिरांक या मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, KF एक नियतांक है। अब m का निकालते हो बेटा मोललता, m बराबर क्या होता है आप सभी जानते हो, मोललता बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, जहां Nb बराबर होगा मेरे ख्याल से Wb बटा Nb, और यह है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपन बता देते हैं, ठीक है। अब Wb को क्या बोलते हो वो लिख लीजिए, विलेय का द्रव्यमान या भार। Nb होगा आप लोगों का विलेय का आणविक द्रव्यमान, भी संकेत विलेय के लिए, और ये होगा आपका Wa होगा विलायक का द्रव्यमान, शुद्ध विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो हम Nb का मान रख देंगे मोललता m बराबर अब क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं m बराबर Wb बटा Nb गुना Wk। आप यहां लिख सकते हो W एक किलोग्राम में है, क्योंकि 1000 का गुणा नहीं किया सूत्र में, क्लियर है सभी को। अब इस m का मान मैं यहां रख देता हूं बेटा, समीकरण 1 दूंगा इसको, तो m का मान समीकरण 1 में रखोगे और कैलकुलेट हो जाता है, डेट TF इज इक्वल टू KF इंटू m का मान है क्या है, m का मान आपका Wb बटा Nb गुना Wa, और 1000 का गुणा कर दोगे तो ये ग्राम में आ जाएगा, कर देते हैं 1000 का गुणा, तो Nb बराबर हो जाएगा आपका KF, शुरू में भी कर सकते बाद में भी गुणा कर सकते हो, Wb गुना 1000 बटा Nb इधर आ गया बेटा, तो डेल TF हो गया गुना W। देख लीजिए कितने आसानी से किए, ये सूत्र याद रखेंगे क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए। अधिकांशतः इससे न्यूमेरिकल आप लोगों के बनते हैं। तो हिमांक में अवनमन के लिए भी व्यंजक वैसे ही रहा आणविक द्रव्यमान वाला विलेय का, जैसे क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से ज्ञात किए थे। तो अब हम बात करेंगे परासरण दाब की। बायो वालों के लिए अच्छी बात है, परासरण क्रिया लोग पढ़ते ही रहते हैं, तो मैं दोनों पे डिस्कस करूंगा, विसरण पे और परासरण पे। आप लोग को क्वेश्चन बनाना है विसरण और परासरण को उदाहरण सहित समझाना है। तो विसरण में क्या होता है, अणुओं का प्रवाह होता है अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता की वाले विलयन की ओर होता है। स्वाभाविक है बेटा, पतला द्रव और गाढ़ा द्रव को मिलाओगे तो गाढ़ा द्रव और पतले द्रव में मिलेगा, स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो अणुओं का प्रवाह कहां से
अधिक सांद्रण विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर होता है तो इस घटना को अपन कहते हैं विसरण। विसरण की क्रिया गैसों में भी होते हैं, अगरबत्ती जलाते हो धुआं फैलता है विसरण के कारण। विसरण की क्रिया विलयनों में भी होता है। शक्कर को आप जल में घोलोगे तो विसरण से ही वो घुलते हैं आपके। क्लियर है? अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती विसरण में। क्या है अर्धपारगम्य झिल्ली में बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये विसरण का उदाहरण हो गया अगरबत्ती के धुएं का फैलना, नमक को जल में घोलना या शक्कर को जल में घोलना, ठीक है। परासरण क्या है? तो परासरण की क्रिया के लिए सबसे पहली बात तो एक विशेष झिल्ली की आवश्यकता होती है जिसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा यदि अणुओं का प्रवाह कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर हो, उल्टा है बेटा, होता है ऐसा, कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर हो तो इस घटना को कहते हैं क्या? परासरण। पौधों में जड़ से जड़ है ऊपर की ओर चढ़ता है, वो परासरण के कारण ही चलता है। पौधों में विभिन्न भागों में जो खनिज लवण होकर पहुंचते हैं वो परासरण के कारण ही पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया विसरण और परासरण। अब आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे कि विसरण और परासरण में अंतर लिखिए। तो आपको बुक में पेज नंबर 111 पे दिख जाएंगे विसरण और परासरण। बहुत आसान है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियल परिभाषा को ही फोकस करना है, ठीक है। विसरण क्या बोला था कि अणुओं का प्रवाह अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। इसमें अणुओं का प्रवाह उल्टा होता है। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। विसरण की क्रिया किसी भी दिशा में हो सकती है, अणु चारों तरफ फैलते हैं, लेकिन परासरण की क्रिया कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होती है। क्लियर है? विसरण है गैस और द्रव में हो सकता है, जबकि परासरण की क्रिया केवल द्रवी विलयन में होते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो विसरण की क्रिया को रोकना संभव नहीं है, पांचवा अंतर। परासरण की क्रिया को विलयन पे अतिरिक्त गाप डालकर हम रोक सकते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे परासरण दाब की क्रिया करके, ठीक है। तो ये 5 अंतर आप लोगों के सिंपली तौर पे आप लोग लिखेंगे परासरण और विसरण में अंतर, या विसरण और परासरण में अंतर करके आप लोग लिखेंगे। अब हम बात करेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। तो अब समझ गए, अर्धपारगम्य झिल्ली एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जिसकी सहायता से अणुओं का प्रवाह कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर होता है, यानी कि परासरण की क्रिया होती है। खुद ही लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली 2 प्रकार की होती है, एक होगी प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली और दूसरी होगी कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली आप समझ गए, ऐसी अर्धपारगम्य झिल्ली जो प्रकृति में उपस्थित है, जैसे चर्मपत्र, चमड़ी का जो छिलका रहता है अंतिम भाग, चर्मपत्र, बकरी और सुअर की जो मूत्राशय की झिल्ली है वो भी प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। अंडे का जो छिलका है के अंदर झिल्ली होती है, देखे होंगे लोग अंडे खाते हैं, उबालते होंगे, छिलका निकलता है, अंदर में झिल्ली दिखती है, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। सब प्राकृतिक है। दूसरा कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, चाहे जो मानव निर्मित हो। तो यदि हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड और कॉपर सल्फेट के विलयन को छिद्र युक्त पात्र में डाल दें, जैसे चीनी का पात्र हल्का हल्का छोटा छोटा सरंध्र रहता है, सरंध्र पात्र में डाल दें, तो उन छिद्रों में या सरंध्रों में इसका जिलेटिन जम जाता है। इस मिश्रण का आपस में क्रिया करते हैं तो कॉपर फेरोसाइनाइड का जिलेटिन जम जाता है, पतली सी झिल्ली की परत जम जाती है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली के समान कार्य करती है और ये रासायनिक रूप से
कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉपर सल्फेट के विलयन को सरंध्र युक्त पात्र में डालिए तो सरंध्र या छिद्र में आप लोगों के कॉपर फेरोसाइनाइड का क्या जमा हो जाता है, जिलेटिन एकत्रित हो जाता है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति काम करते हैं। समीकरण बनाएंगे तो समीकरण भी बना सकते हैं इसका कॉपर फेरोसाइनाइड का। क्या क्या आप लोगों का बेटा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ये सूत्र होता है, आप लोग इसको पढ़ेंगे भी, उपसंयोजित यौगिकों के रसायन में पढ़ेंगे। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र ये हो गया K4FeCl6। कॉपर सल्फेट का सूत्र आप जानते हैं CuSO4। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, कॉपर फेरोसाइनाइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ Fe पे 2+ है बेटा, यहाँ Cu पे 2+ है, दोनों पे 2+ है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया होता है, तो Cu का अपचयन होता है इस अभिक्रिया में बेटा, तो Cu2 आ जाएगा यहाँ पे FeCl6। क्यों? Fe पे 2+ है, वो तो यही है, अभिक्रिया नहीं कर रहा है। Cl पे 1- होते हैं 6-, तो 2+ 6-, तो सॉरी बेटा 2+ और 6-, तो कितने हो गए आप लोगों के 4-। तो 4- के लिए यहाँ Cu2+ ही रहता है, कुछ नहीं हो रहा है, तो 2 दूनी 4+, ठीक है। तो जाहिर है इसको अप्लाई करूंगा बेटा, और ये हो जाएगा प्लस K2SO4, 2 बार 4 के नहीं तो इस प्रकार से विक्रिया हो जाएगी। कॉपर फेरोसाइनाइड जिलेटिन के रूप में छिद्र में जमा हो जाता है। तो ये आपके अर्धपारगम्य झिल्ली आप लोग समझ गए। अब इसमें मेन आएंगे परासरण दाब की परिभाषा। तो परासरण दाब की 3 परिभाषा है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दिए हैं। आप लोग प्रश्न बनाएंगे, परासरण दाब को परिभाषित करें। बुक में 3 परिभाषा दिए हैं। प्रथम परिभाषा, द्वितीय परिभाषा, तृतीय परिभाषा। ये 3 परिभाषा है। तीनों परिभाषा को मैं सार बता देता हूं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरीका से व्यक्त किया हुआ है। परासरण दाब क्या है? सबसे पहली बात, आप लोग परासरण की क्रिया पढ़े हैं तो अणुओं का प्रवाह है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। कम सांद्रता वाला विलयन मतलब शुद्ध विलायक हो सकता है, कुछ नहीं मिला, सांद्रता कम होगी, और अधिक सांद्रता वाला विलयन ही हुआ, क्योंकि उसमें विलय मिला है, सांद्रता अधिक हो जाएगी। मतलब विलायक अणु है, विलयन में जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के साथ परासरण की क्रिया में। अब आप कल्पना करिए, ये मान लीजिए कि पात्र है, ये नीचे शुद्ध विलायक है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये ऊपर विलयन है। तो परासरण की क्रिया में विलायक के अणु विलयन में जाएंगे, क्लियर है। लेकिन यदि इस विलयन में मैं ऊपर से दाब डाल देता हूं, ऊपर से दाब डालूंगा, तो दाब डालूंगा बेटा, ये अणु जो झिल्ली से जा रहे हैं उस पर दबाव पड़ेगा, हो सकता है अणु झिल्ली से विलयन में जाना रुक जाए, परासरण की क्रिया रुक जाए, तो जो दाब डाले हो वही आपका परासरण दाब है। यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए द्रव पर जो अतिरिक्त दाब डाला जाता है, विलयन पर जो अतिरिक्त दाब डाला जाता है, या अधिक सांद्रता की विलयन पर जो अतिरिक्त दाब डाला जाता है, जैसे लिखे वो क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, और वैज्ञानिक का नाम करके तो नहीं आपके बुक में, आप लोग नहीं रखेंगे, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से अलग अलग कथन दिए हैं। एक बोलता है कि परासरण की क्रिया से उत्पन्न अतिरिक्त द्रव स्थैतिक दाब को रोकने के लिए विलयन में जब दाब डालोगे उसको परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। मैं रिपीट बोल रहा हूं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण की क्रिया में उत्पन्न अतिरिक्त द्रव स्थैतिक दाब,
अतिरिक्त दाब उत्पन्न हो गया बेटा, यहां तभी तो जा रहा है। अतिरिक्त द्रव स्थैतिक दाब के कारण विलायक को विलयन में प्रवाहित होने से रोकने के लिए जो दाब डालोगे उसको परासरण दाब कहते हैं। ठीक है ना, विलायक अणु को विलयन में रोकने की प्रवाहित होने से रोकने के लिए जो दाब डालोगे क्या है, परासरण दाब। वही बात है। दूसरा परिभाषा क्या कहता है कि विलयन पे डाला गया वह अतिरिक्त दाब जो विलायक अणुओं के विलयन में प्रवाह को रोक दे। बात वही है, कान को कैसे पर लो। ये द्वितीय परिभाषा है आप लोगों का। तृतीय परिभाषा है कि विलयन पे डाला गया वह अतिरिक्त दाब जिससे विलायक और विलयन के वाष्प दाब बराबर हो जाए। वाष्प दाब बराबर हो गए तो विलयक अणुओं का प्रवाह रुक जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो अपने अपने तरीके से बोले में वैज्ञानिकों ने ये अलग अलग तरीके से 3 डिफिनेशन है, तीनों आप लोग लिखेंगे। क्या कहता है प्रथम परिभाषा, परासरण की क्रिया के कारण द्रव में अतिरिक्त द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न हो जाता है जिससे विलायक अणु विलयन अणु में विलायक का विलयन में प्रवाह को रोकने के लिए जो दाब डालोगे वो क्या है, परासरण दाब है। दूसरा कहता है विलयन में डाला गया वह अतिरिक्त दाब, वही बोल रहा है लगभग द्रव स्थैतिक दाब न बोल के, जो विलायक अणु का विलयन में प्रवाह को रोक देता है। तीसरा बोल रहा है कि द्रव में विलयन में डाला गया वह अतिरिक्त दाब जिससे विलयन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, परासरण की क्रिया हो जाती है, परासरण दाब कहलाते हैं। तो सिंपल से आपके डिफिनेशन है परासरण दाब के। परासरण दाब को हम प्रदर्शित करेंगे पाई से। किससे प्रदर्शित करेंगे, पाई से। अब परासरण दाब ज्ञात करने के नियम, तो परासरण दाब ज्ञात करने के 2-3 नियम है, लेकिन एक ही नियम को आप लोगों को पढ़ने हैं, एक ही विधि को, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और यही विधि प्रचलन में है, बर्कले हार्टले विधि। बर्कले हार्टले विधि। तो आप लोगों को प्रश्न करने हैं, परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए बर्कले और हार्टले विधि का वर्णन कीजिए। बर्कले और हार्टले विधि का वर्णन कीजिए। तो बुक में पृष्ठ क्रमांक 113 पे है। मैं अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूं बर्कले हार्टले विधि को। प्रश्न में विशेषताएं भी लिखना आपको बर्कले हार्टले विधि की। परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि का वर्णन कीजिए और इसकी विशेषताएं भी लिखिए। पॉइंट में भी दे सकता है, परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले एवं हार्टले विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला नामांकित चित्र उपकरण का, दूसरा उपकरण का वर्णन, तीसरा विधि कार्यविधि और चौथा विशेषता। तो सबसे पहले मैं उपकरण का चित्र बना रहा हूं। तो इसमें 2 समाक्षी बेलन होता है। एक बेलन है वो सरंध्र पात्र का बना होगा, ये नीचे वाला बेलन मैं बना दिया बेटा सरंध्र पात्र का। एक बेलन सरंध्र पात्र का बना होता है और दूसरा बेलन आपका बुक देख लेंगे चित्र। दूसरा बेलन आप लोगों का ये इस प्रकार से होता है, धातु का बना रहता है। इस प्रकार से 2 बेलन बनेंगे। यहां पे हम दाब डालने के लिए जगह कर देंगे। आप लोग बुक से देख लेंगे, रखेंगे, ये जगह कर देंगे। यहां से दाब डालेंगे बेटा और दाब को मापने के लिए यहाँ पे दाब मापी लगा रहता है। ठीक है, नीचे भी वो मैं कर रहा हूं आप लोगों का। इसका अगला हिस्सा ये आप लोगों के बेलन होगा। आप लोग लिया ठीक से कर लेंगे। ये बेलन हो, इसमें भरा रहेगा विलयन और इसमें भरा रहेगा विलायक अंदर वाले बेलन में। इसके एक तरफ लगा रहता है केस नली, 11वीं पढ़े होंगे केस नली, अत्यधिक लंबाई
और नगण्य त्रिज्या की पतली पतली नली को केस नली कहते हैं, जैसे आपका केस होता है, ये केस नली है, ठीक है। और एक सिरे पे डाल देते हैं थिसिल की, टोपीदार कीप को थिसिल कीप कहते हैं। ये एक सिरे पर थिसिल कीप डाल देते हैं, यहां से जल यानी कि पानी को ये करेंगे शुद्ध विलायक, विलायक भी लिख सकते हो, जल ही आपका विलायक है, ठीक है। तो ये आप लोगों का चित्र बन गया। अब इसको समझाना है, बिल्कुल नहीं रखना, मैं बार बार बोलता हूं। ये आप लोगों की केस नली है, ठीक है, ये विलयन विलायक कर दिए। ये बाहरी पात्र है, बाहरी पात्र है बेटा, जो धातु का बना रहता है, धातु का बना। और ये अंदर वाला है सरंध्र पात्र है, जो कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप लगा होता था, किसके कारण? अर्धपारगम्य झिल्ली के कारण काम कर सके। इसको बोलते हैं थिसिल की, थिसिल की। ये दाबमापी है, सभी जानते हैं, और ये पिस्टन है, आप सभी जानते हैं। तो ऐसा कोई नामांकन मुश्किल नहीं है, नामांकित चित्र हो गया। अब आप लोग करेंगे इसकी बनावट। तो चित्र को देख के आराम से अपने शब्दों में लिखे, कभी भी बनावट ना रटे, चित्र बहुत आराम से बनाए और उसके आधार पे आप लोगों को लिखनी चाहिए। तो इसमें दो समाक्षी बेलन दिख रहा है। अंदर वाला बेलन सरंध्र पात्र का बना होता है, जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की लेप लगी होती है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। बाहर वाला बेलन है वो धातु का बना होता है। बाहर बेलन के ऊपर एक छिद्र होता है जिसमें पिस्टन लगा होता है, ठीक है। समाक्षी नली के एक सिरे पे केस नली लगा होता है और दूसरे सिरे पे थिसिल कीप लगा होता है। अंदर की नली में अपन थिसिल कीप द्वारा किसको भरते हैं? विलायक यानी कि जल को। और बाहर की जो पात्र है, बेलनाकार पात्र, उसमें अपन विलयन को भर देते हैं, जिसका परासरण लाभ हमको ज्ञात करना है। ये हो गया आप लोगों का क्या? बनावट। अब कार्यविधि तो बहुत आराम से देखिए। अंदर के बेलन में सरंध्र पात्र वाला बेलन है, उसमें मैं शुद्ध विलायक यानी को जल को डाल दिया थिसिल कीप के द्वारा से। बाहरी पात्र में क्या भरा हुआ है आपका? विलयन भरा हुआ है, जिसका परासरण दाब याद करते हैं। तो जैसे ही हम अंदर वाले पात्र में जल को भरते हैं बेटा, तो केस नली में जल का स्तर चढ़ जाता है। केस नली में जल का स्तर क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा बेटा केस नली में, जिसको हम देख लेते हैं। लेकिन जब परासरण की क्रिया चालू होती है तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में जाते हैं। तो विलायक के अणु जब विलयन में जाते हैं तो केस नली में जल का स्तर कम होने लगता है। आगे बात समझ में? जैसे ही हम देखते हैं कि केस नली में जल का स्तर कम हो रहा है, हम पिस्टन के द्वारा विलयन पर धीरे धीरे अतिरिक्त दाब डालते हैं, और हमारी जो नजर है वो केस नली पे रहती है, और पिस्टन से विलयन के ऊपर दाब डालते जाते हैं। तो बेटा यहां से दबाव डालूंगा तो ये अणुओं के प्रवाह को रोकेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं धीरे धीरे दाब को बढ़ाऊंगा तो केस नली में जल का स्तर रुक जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि परासरण की क्रिया रुक गई। अब जो पिस्टन में जो द्वारा विलयन में जो दाब डाले हैं, उसको दाब मापी द्वारा हम पढ़ लेंगे। यही दाब होगा, परासरण दाब के बराबर होगा। बहुत सिंपल वर्णन है, ठीक है ना? तो ये आप लोग लिखेंगे। अब परासरण दाब की विशेषताएं, सॉरी बेटा, बर्कले आर्कले विधि की विशेषताएं। पहला, इसमें परासरण दाब डायरेक्ट पाठ्यांश से पढ़ सकते हो। जैसे गाड़ी दौड़ाते हो, कितना स्पीड है तुरंत देख लेते हो, वैसे ही दाब जो डालोगे वो दाब मापी से तुरंत पढ़ लेते। इसमें कोई सूत्र उत्र नहीं है, आपका समय बर्बाद नहीं होता। एक फायदा हो गया, ठीक है ना, यानी कि समय बर्बाद नहीं होता। दूसरा ये बेटा, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के फटने की संभावना कम होती है, क्योंकि सरंध्र पात्र बना हुआ है। कोई पतली झिल्ली तो है नहीं बेटा, चीनी वगैरह के सरंध्र पात्र में लेप लगाए हैं तो ये मजबूत होता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली के फटने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। अगला लिख सकते हो, इसकी सहायता से हम अतिरिक्त परासरण दर मतलब ज्यादा परासरण दाब का भी ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें
विशेषताएं होंगी। मैं कार्यविधि को एक बार और रिपीट बोल रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बिल्कुल चित्र को देखेंगे, अंदर के जो सरंध्र पात्र वाला बेलन है उसमें जल को भर देते हैं, विलायक को। बाहर में अपन उस विलयन को भरते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना है। क्लियर? जैसे अंदर वाले सरंध्र पात्र में आप जल को भरोगे, केश नली में जल का स्तर चढ़ जाता है। परासरण की क्रिया होती है तो विलायक और विलयन में जाते हैं, यानी कि अणुओं का प्रवाह है विलायक से विलयन में होगा तो केश नली में जल का स्तर कम होने लगता है। हम पिस्टन द्वारा विलयन पे अतिरिक्त दाब डालते हैं, धीरे धीरे इतना दाब डालते हैं कि केश नली में जल का स्तर स्थिर हो जाए। तो ऐसा होने से परासरण की क्रिया रुक जाएगी और यही दाब मापी से पढ़ लेते हैं जो परासरण दाब होगा। तो ये बर्कले और हार्टले विधि है, ठीक है, परासरण दाब को ज्ञात करने की। तो कल इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे और कल ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा।